अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या क्या वो रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से जो यूके का स्टूडेंट वीज़ा है वो रिफ्यूज़ होता है, और क्या क्या मिस्टेक जो है ना वो इससे पहले स्टूडेंट्स ने की हैं जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। तो वो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखता हूँ। तो उससे पहले कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए समझना बड़ी ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आपके जितने क्वेश्चन हैं, कन्फ्यूजन हैं, वो क्लियर हो जाएँ। तो उसमें कैश से रिलेटेड, ठीक है, इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड और डिपेंडेंट वीज़ा से रिलेटेड, इसके अलावा पाउंड रेट फ्लक्चुएशन से रिलेटेड जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन हैं वो मैं सारी इस वीडियो में क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ समझाना चाहता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ कि तो बेसिकली जो यूके का स्टडी वीज़ा है वो है जी पॉइंट बेस्ड, ठीक है। इसमें आपको वीज़ा लेने के लिए जो पॉइंट्स होते हैं वो पूरे करने होते हैं, तो तब आप क्वालिफाई होते हैं टू गेट यूके स्टडी वीज़ा। अब वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम क्या है? जैसे ही आपको कैश इशू होता है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, तो कैश के होते हैं 50 पॉइंट्स, ठीक है। कैश का मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी अब पूरी तरह से सेटिस्फाई है, ठीक है। वो आपको ये अलाउ करते हैं कि ठीक है भाई, अब आप चले जाओ एम्बेसी में और आप एलिजिबल हो अपना वीज़ा फाइल करने के लिए। हमारे एंड से कोई कंडीशन पेंडिंग नहीं है, आपने अपनी फ़ीस जमा करवा दी है, हम आपके एजुकेशनल जो भी प्रोफाइल है, डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट है, सारी चीज़ों से सेटिस्फाई हो चुके हुए हैं। ये लें लेटर, अब आप एम्बेसी जाएँ और जाके अपना वीज़ा फाइल कर लें। इसके होते हैं 50 पॉइंट्स। उसके बाद 10 पॉइंट्स होते हैं आपकी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर आपकी बैंक स्टेटमेंट आती है, बैंक लेटर आता है। और 10 पॉइंट्स होते हैं आपके इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट के। तो टोटल 70 पॉइंट्स होते हैं। जब आप ये 70 पॉइंट्स पूरे करते हैं तब आपको यूके स्टडी वीज़ा जो है ना वो मिल जाता है। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखो आपके पास कैश आ गया तो 50 पॉइंट्स तो आपके पूरे हो चुके हुए हैं। ऑब्वियसली कैश में ही यूनिवर्सिटी ये मेंशन करती है कि हमने या तो इस बंदे को इंग्लिश लैंग्वेज से जो है ना वो वे ऑफ कर दिया है, उसमें वो अगर यानी कि विदाउट आइट्स आपको एडमिशन मिला है, या आपको जो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको आप एमओआई कहते हैं उसकी बेस पे मिला है, वो सारा कुछ कैश में मेंशन होता है। तो आप समझ लेंगे कैश जब आपको आता है तो आपके 60 पॉइंट वैसे ही हो जाते हैं, 50 आपके कैश वाले और 10 आपके जो है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज वाले। अब आपके बचते हैं 10 पॉइंट्स। अच्छा, उसमें क्या होता है कि कुछ यूनिवर्सिटी सिर्फ आपकी स्टेटमेंट चेक करती हैं कैश इशू करने के लिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो 10 पॉइंट्स आपके पूरे हो चुके हैं, ठीक है। आपने वो 10 पॉइंट्स जो है ना, यानी कि वो स्टेटमेंट आपने एम्बेसी में भी जमा करवानी होती है। इसीलिए कहते हैं कि जो आपका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है ना, ये सबसे क्रूशल स्टेप होता है आपके यूके स्टडी वीज़ा का, और यही मेन रीज़न होती है जिसकी वजह से ये वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। अब स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं और कैसे आपने उनसे बचना है, मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे कॉमन कॉज़ जो मैंने पिछले काफ़ी सारे इनटेक्स में रिफ्यूज़ल की देखी है, वो यही देखी है कि स्टूडेंट अपनी बैंक स्टेटमेंट जमा करवाते हैं या बैंक लेटर जमा करवाते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स होती हैं। होता ये है, आपको पता है, मैंने एक पूरी इसमें वीडियो भी बनाई हुई है। आपने अपने 28 डेज़ की मैच्योर स्टेटमेंट जो है ना वो एम्बेसी को जमा करवानी होती है, ठीक है। अभी स्टूडेंट यहाँ पे क्या गलती करते हैं, आपने जब भी एम्बेसी जाना होता है, जब आप वीज़ा फाइल करते हैं, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के अंदर ये चीज़ मेंशन होती है, आपने अपना बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर सबमिट करवाना होता है एम्बेसी में। अच्छा, अब होता ये है जहाँ पे स्टूडेंट गलती कर रहा है, अगर एम्बेसी को थोड़ा सा डाउट होता है तो ऑब्वियसली उनके पास ये राइट है कि वो आपका अकाउंट वेरीफाई करवाते हैं। अकाउंट वेरीफाई का ये मतलब नहीं है कि अंदर वो बैलेंस चेक करेंगे, ये चीज़ें वो सिंपली एक ईमेल या वाया फ़ोन कॉल आपके हेड ऑफिस से जो भी बैंक का है वहाँ पे जो है ना वो कांटेक्ट करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये फ़लाँ बंदे का हमारे पास केस आया है और इसने हमारे पास ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाया है, ये डॉक्यूमेंट इसका जेन्युइन है या नहीं, ये इतने फंड्स जो है ना वो इसको ऑन करता है या नहीं करता, दैट्स इट। वो बैलेंस नहीं पूछते, ओपनिंग बैलेंस नहीं पूछते, इनका आप इन चीज़ों से जो है ना वो आपकी एम्बेसी को कोई जो है ना वो लिंक नहीं होता। सिंपली वो बस एक वेरीफाई करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट इसने जमा करवाया है ये जेन्युइन जमा करवाया है, नहीं जमा करवाया। तो होता क्या है कि रिफ्यूज़ल की क्या वजह बनती है, जो कई बैंक्स ऐसे होते हैं जो आप बैंक सर्टिफिकेट या बैंक लेटर सबमिट करवाते हो अपने एम्बेसी में, तो उसके ऊपर जो कॉन्टैक्ट है या जो ईमेल है या जो फ़ोन नंबर है वो ठीक नहीं होता। तो ये भी आप यूँ कह लो कि चांसेस होते हैं, कुछ लोगों का तो वेरीफाई नहीं होता, लेकिन जिसको एम्बेसी पे थोड़ा सा डाउट हो या जिसके प्रीवियस रिफ्यूज़ल्स हों, उन पे ज़्यादा वो करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो वहाँ से कोई जब उनको आंसर नहीं मिलता, तो होता ये है कि वो एक दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा ट्राई करते हैं, ठीक है। जब काफ़ी दफ़ा ट्राई के बाद उनको आंसर नहीं मिलता, तो वो आपका वीज़ा इस चीज़ पे रिफ्यूज़ कर देते हैं, और ये बहुत ही कॉमन कॉज़ है वीज़ा रिफ्यूज़ल की। तो आपने जब भी अपनी स्टेटमेंट जमा करवानी है, मेंटेनेंस लेटर जमा करवाना है, तो मेक श्योर करना है उसके ऊपर प्रॉपर लेटर हेड हो, कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हों और प्रॉपर बैंक के स्टैम्प
उसका ब्रांच कोड जो कुछ भी होता है वो सब कुछ उसके ऊपर क्लियरली मेंशन हो, ताकि और आप, मैं यही रिकमेंड करूँगा आप अपने बैंक मैनेजर से, ठीक है, या जहाँ से भी आप स्टेटमेंट बनवा रहे हैं उनको एक दफ़ा बता दें कि भाई आपने जो है ना वो ईमेल पे और फ़ोन कॉल पे तवज्जो देनी है, मैं इस तरह अपना केस सबमिट करवाने लगा हूँ, मेरे से रिलेटेड अगर आपको कोई इस तरह की क्यूरी आती है तो आपने प्लीज़ उसको टाइमली आंसर करना है। तो ये सबसे कॉमन कॉज था यहाँ पे वीज़ा रिफ्यूज़ल का, ठीक है। उसके बाद मैं अगली चीज़ पे आता हूँ। एक दो रिफ्यूज़ल मैंने इस तरह के सुने, आपको मैंने बार बार बताया हुआ है कि जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है जिस दिन आप निकलवाते हैं उसके 1 महीने के अंदर अंदर वो वैलिड होती है। 1 महीने के अंदर अंदर आप जो है ना वो वीज़ा फाइल करते हैं। तो कुछ लोगों ने क्या किया कि अपनी जो बैंक स्टेटमेंट थी उनके डेज ही पूरे नहीं थे, 28 डेज से कम थे, या आप यूँ कह लो कि वो पूरी मैच्योर स्टेटमेंट नहीं थी। तो ये आपने चीज़ अपने ज़हन में रखनी है। मैं इसमें भी यही रिकमेंड करूँगा कि भाई 1 या 2 दिन अपनी स्टेटमेंट ऊपर की ही निकलवाएँ, ताकि आप जो है ना वो इस परेशानी से बचें कि आपको यही ना पता कि आपके डेज़ 28 पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है? अच्छा, एक इसमें बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, वो भी मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि अगर पाउंड का रेट जो है ना वो फ्लक्चुएट करता है आफ्टर वीज़ा फाइलिंग, तो क्या उसका कोई इफेक्ट होता है ऑन द वीज़ा रिफ्यूजल्स या नहीं? तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। जिस दिन आप वीज़ा फाइल करते हैं उस दिन का जो पाउंड रेट होता है वो लॉक हो जाता है, ठीक है। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता वीज़ा के ऊपर। तो आप इस चीज़ की टेंशन से बात, कि अगर पाउंड रेट इंक्रीज हो जाएगा तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है या नहीं हो सकता। नेक्स्ट कॉमन कॉज जो इसके बाद आती है वो जो वीज़ा रिफ्यूज़ल की, उसमें ये था डिपेंडेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं कि क्या डिपेंडेंट को साथ वीज़ा फाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको आपके वीज़ा के ऊपर कोई इम्पैक्ट होता है या नहीं होता। तो इसमें भी मैं आपकी जो है ना वो कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ कि भाई जो यूके के लॉज बने हुए हैं, जो यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ये इनको इस तरह फॉलो करते हैं जिस तरह इनके लिए बाइबल है। उसके ऊपर एक क्लियरली मेंशन है कि आप अपने डिपेंडेंट्स को, अपने पार्टनर को अपने साथ ला सकते हो। तो पाकिस्तान इंडिया के कंसल्टेंट क्या करते हैं, वो आपको ड्राई रखते हैं कि यार नहीं, अगर आप साथ फाइल लगाओगे तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि इसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं यही रिकमेंड करूँगा भाई, अगर आपने डिपेंडेंट्स लाने हैं तो आप उनका वीज़ा साथ फाइल करें। लास्ट टाइम मैंने देखा है जिन्होंने अपने डिपेंडेंट्स का वीज़ा बाद में फ़ाइल किया था, डिपेंडेंट का वीज़े 2-2 3-3 महीने लेट हुए हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप उनको साथ ही लाओ, उनका वीज़ा साथ ही फाइल करो, इकट्ठे वीज़ा लग के आ जाएगा। इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अब इससे रिलेटेड एक जो रिफ्यूज़ल आया, मैं आपको उसकी कहानी सुनाता हूँ। यहाँ पे लोगों ने क्या किया कि अपना वीज़ा फाइल किया, अपनी स्टेटमेंट लगाई, और वही स्टेटमेंट उठा के अपना वीज़ा लगने के बाद डिपेंडेंट के साथ लगा दी। तो भाई ये सीधा सीधा रिफ्यूज़ल है, ऐसी हरकत दोबारा ना करना। और एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करता चलूँ, जो अकाउंट आपने कैसे मेंटेन करने हैं, अगर आप साथ फाइल कर रहे हो तो आप अपने पार्टनर के साथ जॉइंट अकाउंट बना सकते हो। इस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, वो जाके देखो, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये सारे कॉमन काजेज़ हैं वीज़ा रिफ्यूज़ल के। जो मेन रिफ्यूज़ल आता है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। तो अपना फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बड़े ध्यान से 28 दिनों का मैच्योर करके, ठीक है। और अगर आप डिपेंडेंट का साथ वीज़ा फाइल कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप दोनों की जो अमाउंट है, जो फीस है, वो प्रॉपरली उसके अंदर पड़ी हो, ठीक है। उससे ज़्यादा ही पैसे रिक्वाएं, और अपने बैंक, जो कंसर्न बैंक है, उनको बता दें कि भाई मैंने इस तरह से अपनी फ़ाइल किया हुआ वीज़ा, तो मेरे से रिलेटेड अगर कोई क्यूरी आएगी तो आपने उसका टाइमली आंसर करना है। तो ये सारे कॉमन कॉजेज़ होते हैं वीज़ा रिफ्यूज़ल की। इसके अलावा छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी सारे क्वेश्चन से, अगर आपका टीबी एक्सपायर हो रहा होता है तो उसमें टेंशन ना लें, आपको एम्बेसी टाइम देती है, आपको ईमेल करेगी भाई अपना नया टीबी दो, ठीक है। अगर कोई आपका एक्सपीरियंस का मसला है या कोई दूसरे तीसरे छोटे-मोटे डॉक्यूमेंट्स हैं तो एम्बेसी आपको टाइम देती है। इवन यार स्टेटमेंट के लिए भी एम्बेसी डायरेक्ट रिफ्यूज़ नहीं करती वीज़ा। अगर तो 28 दिन से कम की स्टेटमेंट है, वो तो इसका मतलब आप उनके लॉ पे पूरे नहीं ना उतरे हो, तो सीधा-सीधा रिफ्यूज़ल है। लेकिन अगर उन्होंने अकाउंट वेरीफाई करना होता है तो वो आपके बैंक से 1, 2, 3, 4 दफ़ा जो है ना वो राब्ता करते हैं। वो आपके बैंक की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता तो वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि ठीक है पहली दफ़ा उन्होंने राब्ता किया और शाम को उन्होंने वीज़ा रिफ्यूज़ल दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ केसेस में अगर आपको एम्बेसी इंटरव्यू आता है तो उसमें भी परेशानी वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। और एक ये बड़ी मिथ पाई जाती है यहाँ पे, अगर आप डिपेंडेंट के साथ लगाओगे तो एम्बेसी इंटरव्यू आएगा ही आएगा। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये कहीं पे भी नहीं लिखा, और ना ये कहीं पे लिखा है कि साथ फाइल करने से आपकी फ़ाइल कमज़ोर हो जाती है। ये सारी हमारे कंसल्टेंट की बनी बनाई बातें हैं। मैं यही रिकमेंड करूँगा अभी भी कि आपने अगर डिपेंडेंट को लाना है, ठीक है, तो उनका वीज़ा अपने साथ ही फाइल करो, उनके स्टेटमेंट साथ ही रेडी करो। आप लोगों के लिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बजाय बाद में, क्योंकि जैसे जैसे आप डिले करते हैं, डिपेंडेंट वीज़ा लास्ट इनटेक में 2-2 3-3 महीने भाई लेट हुआ है। तो इस दफ़ा ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी है। अगली जो पाउंड फ्लक्चुएशन वाली बात थी, आपने जिस दिन वीज़ा फाइल किया है
उसके हिसाब से अगर आपकी स्टेटमेंट मेंटेन है, बाद में पाउंड भाई 200 रुपये महंगा भी हो जाए, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, उसकी फ्लक्चुएशन से आपके वीज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारी स्टोरी है कि 70 पॉइंट्स आपने पूरे करने हैं, 60 पॉइंट कैश आ गया तो समझ लो आपके सिक्योर हैं। 10 पॉइंट्स की सारी गेम है भाई, वो 10 पॉइंट्स मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया कि ये आपने गलतियां नहीं करनी, सारी स्टेटमेंट की गेम है। तो अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, बैंक स्टेटमेंट, बैंक लेटर को बड़ी केयरफुली आपने तैयार करना है। और बाकी वीज़ा फाइल के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, वीज़ा कैसे फाइल करते हैं, डिपेंडेंट का, मेन एप्लीकेंट का, ये मैं आपको जो है ना वो एक अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और जो डिपेंडेंट के साथ आ रहे हैं, तो मेरी एक बात याद रखना, डिपेंडेंट का वीज़ा जो है ना वो डिपेंड करता है मेन एप्लीकेंट पे। मेन एप्लीकेंट का वीज़ा लग गया, समझ लें डिपेंडेंट को वीज़ा मिल जाएगा अगर उसके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है उसके अंदर उसके पैसे पूरे हैं, और बाकी टीबी वगैरह, बाकी जो मैरिज सर्टिफिकेट, ये वो आपने चीज़ें साथ लगाई हुई हैं, तो साथ लगाने में आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। तो उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन इससे रिलेटेड सारे जो है ना वो मैंने क्लियर कर दिए होंगे। स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है तो इंस्टा पे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उनको भी आंसर करने की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।